आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, एनसेम्बल टेक्निक। ये रह गया हमारे इसमें खाली, और तो कुछ नहीं बचा ना इसमें। हाँ ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक का नाम है उसका नाम क्या है? एनसेम्बल टेक्निक। तो एनसेम्बल टेक्निक क्या हो चुका है? बैगिंग बूस्टिंग पक्का हो चुका है? बस तो फिर खत्म है तो सारा। आउट ऑफ बैग ओ भी बता चुका तुम्हें मैं। हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर बता चुका हूँ तुम्हें। प्रॉपर या वैसे बताया? अच्छे से बताया ना बस। और ओ भी बताया मैंने तुम्हें इसमें। ओ बी आउट ऑफ बैग। चलो तो ठीक है। तो उसकी दो टेक्निक्स होती है हमारी। एक होती है बैगिंग, वो तो पता ही है हम लोगों को। और दूसरी कौन सी टेक्निक होती है यहाँ पर हमारी? बूस्टिंग। बैगिंग के अंदर हम लोग यूज करते हैं रैंडम फॉरेस्ट, बताया था भी मैंने आपको। अरे वाह, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर हमारे पास तो बेसिकली तीन हम यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक होता है हमारे पास एक्जी बूस्ट, एक होता है मेरे पास यहाँ पर एक्जी बूस्ट, दूसरा होता है मेरे पास यहाँ पर ग्रेडियंट बूस्ट, और तीसरा होता है मेरे पास एडा बूस्ट। ये तीन यहाँ पर मेन एल्गोरिदम्स होते हैं। सबसे मेन कौन सा होता है? एक्जी बूस्ट। पूरी मशीन लर्निंग में एक्जी बूस्ट बेटर कोई भी आपको एक्यूरेसी नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें होती है। बैगिंग के अंदर क्या होता है? हम लोग बनाते हैं पैरेलल मॉडल्स बनाते हैं। ये तो पता है, बताया था मैंने आपको। हम बनाते हैं पैरेलल मॉडल्स बनाते हैं हम लोग। ठीक है। और हम क्या करेंगे लास्ट में? मेजोरिटी वोटिंग क्लासिफायर करेंगे या फिर एवरेज ले लेंगे। तो ट्रिक होती है यहाँ पर मेरी मेजोरिटी वोटिंग क्लासिफायर। एक बार सबसे पहले रिपीट कर देता हूँ, मेजोरिटी वोटिंग क्लासिफायर। ठीक है। ये किस केस में बनता है हमारा? जब हमारा होता है बाइनरी डेटा बेसिकली, या फिर कैटेगरी। और हम क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। एक केस में एवरेज किस केस में आएगा मेरे पास? जब मेरे पास डेटा कौन सा होगा? सिंपल बोलूं तो मेरे पास, जब मेरे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी। ये कौन सी प्रॉब्लम होती है हमारे पास? ये वाली, ये होती है क्लासिफिकेशन। पता है चीज तो। और ये कौन सी मेरे पास? रिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है। बात करते हैं बूस्टिंग की। बूस्टिंग बेसिकली क्या होता है? यहां पर हम लोग जो मॉडल बनाते हैं वो होता है हमारा सीक्वेंशियल फॉर्म में होता है। ठीक है। वी मेड सीक्वेंशियल मॉडल्स, जहां पर हम क्या करते हैं? हम वीक लर्नर्स को कंबाइन करते हैं और बनाते हैं एक स्ट्रॉन्ग लर्नर्स। ठीक है। हम क्या लेंगे? कंबाइन, लिख देता हूं, वी कंबाइन ऑल द वीक लर्नर्स एंड फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग लर्नर। सिंपल सी बात है अभी। अब उसमें एग्जीक्यूट, प्रेग्नेंट बूस्ट, एरर बूस्ट, ये सब चीज उसमें आते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, हम रैंडम फॉरेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं जब हमारे पास डिसीजन ट्री है? क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट में डिसीजन ट्री होते हैं सारे। तो ऐसा क्यों कि हम रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं ना कि डिसीजन ट्री? पता था ना मैंने। उसका रीजन ये सुन लो, वहां ये होता है, हम कर रहे हैं रो सैंपलिंग। हम कर रहे होते हैं रो सैंपलिंग एंड फीचर सैंपलिंग कर रहे होते हैं हम लोग। जिससे क्या होता है? डेटा जो है, ये देखो यहाँ पर, ये इसको समझो। यहाँ पर रिपीट करता हूँ। डेटा था मेरे पास, ये डेटा है। अब मैं इस डेटा को क्या करता हूँ? बेसिकली हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं मल्टीपल मॉडल्स में। समझो ये एक डिसीजन ट्री है मेरे पास, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा डिसीजन ट्री है। अब ये भी मेरा डिसीजन ट्री, ये भी सारे। जब मैं यहाँ पर इसको डेटा पास कर रहा हूँ, यहाँ पर समझो मैंने इसको भी डेटा दिया, डेटा इसके पास भी जाएगा, डेटा यहाँ भी आएगा और डेटा यहाँ भी आएगा। और एट द क्या करेगा मेरा? ये मुझे कुछ आउटपुट देगा। समझो जीरो, इसने मुझे वन दिया, समझो इसने मुझे वन दिया, इसने जीरो, ये जीरो कर देगा। और ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मेजॉरिटी वोटिंग क्लासिफायर करेंगे, और आउटपुट क्या है मेरे पास? जीरो। अगर ये होता रिग्रेशन तो मेरे पास नंबर्स होते हैं, वैल्यू आती है, उनको हम एवरेज ले लेते हैं। ये तो हो रहा है एट द एंड। अब कुछ लोग बोलते हैं या पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यूअर कि जब आपने यहाँ मल्टीपल डिसीजन ट्री यूज किए, ये भी मेरा डिसीजन ट्री है, ये भी मेरा डिसीजन ट्री है, ये भी डिसीजन ट्री है, और ये भी डिसीजन ट्री ही है, तो फिर आपने रैंडम फॉरेस्ट क्यों यूज किया? ये ओवरऑल एल्गोरिथम का नाम क्या है इसका? रैंडम फॉरेस्ट। अगर मैं इसको नाम दूं रैंडम फॉरेस्ट,
तो आपने रैंडम फॉरेस्ट क्यों यूज किया जबकि पास डिसीजन ट्री है? तो पहली चीज, डिसीजन ट्री की जो टेंडेंसी होती है क्या होती है? ओवरफिट की होती है, बाय डिफॉल्ट सबको पता है। अब जब मैं मल्टीपल डिसीजन ट्री बना रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास, समझो ये डेटा की ये जो डेटा है इसकी लेंथ समझो मानो 1000 की है, तो कुछ रो यहाँ जाएंगी, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। अब क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रिक होती है, उसको हम कहते हैं रो सैंपलिंग एंड फीचर सैंपलिंग। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा होता हूँ रो सैंपलिंग, क्योंकि रो भी तो भेज रहा हूँ मैं यहाँ पर। एंड कहते हैं प्लस लिख दो, एक ही बात है। एंड फीचर सैंपलिंग, फीचर सैंपलिंग। अब उससे क्या हो रहा है, समझो कुछ रोज यहां पर गई, लेकिन मेरे पास फीचर्स जो होते हैं, अब इनकी बात करता हूं, F1, F2, F3, F4, ये फीचर्स थे मेरे पास। अब एक बार में क्या हो रहा है, समझो उसने उसके पास गए F2 और F3, मॉडल 1 में गए, मे भी शायद अगली बार में F3, F1 और F2 चलो, क्योंकि वहां रिपीटिशन हो रहा है। ध्यान रखना, ये जो रैंडम फॉरेस्ट हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ रैंडमली रोज जा रही है और रिपीट हो रही है वो। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ समझो ऊपर की 5 रो चली गई, जब मान चलो, तो नीचे वाले में नहीं आ सकती है, रिपीट हो रहा है डेटा। नाम क्या है, रैंडम फॉर एफ, रैंडम मॉड्यूल यूज हो रहा है यहाँ पर। रैंडमली क्या है, उसको नहीं पता कौन सी रो जा रही है, वो फिक्स नहीं है। शायद पहले वाले में मानो 2 चली गई, F1 और F2, शायद दूसरे में F1 और F4 चली जाए, तीसरे में शायद F3 और F4 चली जाए, या F3 और F2 चले जाए। अब जब F2 और F हो जाए तो रोज भी तो हो सकती है ना सेम। ध्यान देना, यही सबसे बड़ा मेन कंसेप्ट है इसका। अब यहाँ पर ये खुद में समझो, इसको मैंने बोला मॉडल 1, ये M1 है मेरा, ये जो मॉडल 1 है ये खुद में एक्सपर्ट है, खुद में एक्सपर्ट है, डेटा जा रहा है इसके पास। M2 के पास भी डेटा जा रहा है, ये भी खुद में एक्सपर्ट है, डिसीजन देगा। M3 भी ऐसे ही करेगा और M4 भी ऐसे ही करेगा, सब डिसीजन देंगे अपना अपना। फिर हम उनकी एक मेजोरिटी लेंगे, काम हो गया हमारा। सबसे मेन कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, हम रो सैंपलिंग कर रहे हैं और फ्यूचर सैंपलिंग कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट। ध्यान देना ये चीज, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, विद रिप्लेसमेंट। याद आया कंसेप्ट, कहाँ पढ़ा था हमने ये, कहाँ पढ़ा था ये, कहाँ पढ़ा था विद रिप्लेसमेंट, स्टैट्स में, याद आया ना। तो कंसेप्ट सारे मिले जुले होते हैं एट द एंड। मैं फीचर सैंपलिंग कर रहा हूँ, रो सैंपलिंग कर रहा हूँ, लेकिन रिप्लेसमेंट के साथ है, तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आया, ये आपका रैंडम फॉरेस्ट होता है। समझ आया। अब रैंडम फॉरेस्ट में जहां एक चीज होती है सबसे बड़ी चीज, अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज OOB, आउट ऑफ बैग। हाँ, OOB। अब OOB पूछने से ये क्या होता है, जब ये जो डेटा था, मैं इसको क्या कर रहा था, सबको जा रहा है किसी न किसी के पास। अब क्या होता है ना, जब ये डेटा सैंपलिंग हो रही थी, तो इसका कुछ डेटा हमेशा हमेशा बता रहा हूं, ऐसा डेटा होगा जो कहीं भी नहीं जा गया होगा, किसी के पास नहीं गया। हर डेटा में होता है ऐसा। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, मेरे पास एक डेटा है, हम क्या करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, ट्रेन और टेस्ट, दो चीजें होती है मेरे पास। अब ये ट्रेन डेटा तो है एट द एंड, ये डेटा तो पूरा है यहां से लेके यहां तक, ये तो ट्रेन डेटा है। अब कुछ बच गया ट्रेन के अंदर, अब ये जो डेटा बचा इसको हम कहते हैं आउट ऑफ बैग डेटा। समझ आया अभी। अब यहां हमसे पूछा जाता है कि मेरा OOB स्कोर कितना होता है, व्हाट इज OOB स्कोर, व्हाट इज OOB। तो जो डेटा बच गया वो OOB है, आउट ऑफ बैग। अब पूछो सर कैसे यूज हो रहा है, अब इसको हम डेटा को बोलते हैं वैलिडेशन डेटा। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हम इसको यूज करते हैं एज ए वैलिडेशन डेटा। पता है वैलिडेशन तो हमें, मतलब अब मैं इस डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, क्या करेंगे, एक ट्रेन और एक वैलिडेशन। समझ आया। तो ये जो रिमेनिंग डेटा है जो कहीं पर भी नहीं जा रहा है, उसको हम यूज करते हैं एज ए वैलिडेशन डेटा। समझ आया। और मुझे क्या देगा एट द एंड, एक्यूरेसी बढ़ के आएगी। अब इसकी एक ट्रिक होती है, 2/3 × n। ये डेटा मेरा कहाँ होता है, ट्रेन के अंदर। 1/3 × n ये होता है मेरा हमेशा वैलिडेशन के अंदर। समझो इसकी लेंथ हमने बोला 100 रोज की है, तो 100 × 2 कितना हो गया, 200। तो सिंपल लिख देता हूं मैं इसको, 200/3। इधर वाले में क्या आएगा,
100/3, तो क्या आएगा इसका? लगभग 70%, लगभग 30%। वही हमें पता है 70/30 होता है हमारा रेशियो, सिंपल। और ये जो इसको स्कोर देगा मुझे, ये जो स्कोर, उसी स्कोर को कहते हैं हम लोग OOB स्कोर, आउट ऑफ बैग स्कोर। वही होता है, वैलिडेशन तो पता पड़ा है ना, वही है ये, और कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा नाम अलग हो गया। वो जो बैग था उसमें से जो बचा कुचा माल है उसको वैलिडेशन ने बना दिया हम लोग उसको। है तो वही कंसेप्ट ना, वैलिडेशन ही, बस एक्यूरेसी भी बढ़ के आ रही है और हमारा काम भी अच्छा हो रहा है। समझ आया? ग्रेट। अब हम बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। देखो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, यूज केस में आती है अच्छी खासी। हाँ देख लो तुम, और तो हमारा कुछ बचा ही नहीं। आई थिंक KNN भी होगा, नेम बायस भी हो चुका है हमारा, डिजिटेंट्री हो चुका है हमारा, एनसेम्बल टेक्निक हो चुकी है हमारी, SVM हो चुका है, बस क्या बचा? और कुछ नहीं है इसमें। लॉजिस्टिक भी हो चुका, सबसे पहले लॉजिस्टिक ही किया था हम लोगों ने। का स्क्वायर स्टेट्स में? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं यूज उसका भी, वो तो टेस्ट होते हैं। अब यहाँ एक चीज समझो, अब हमारा चालू होता है अनसुपरवाइज। हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि मशीन लर्निंग के दो पार्ट है बेसिकली। अगर मैं यहाँ अगर आपको लिखूं, मेरे पास मशीन लर्निंग दो इसमें डिवाइडेड है। पहली कौन सी है? सुपरवाइज। पहले कौन सी है मेरे पास? सुपरवाइज लर्निंग। दूसरी कौन सी है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सिंपल समझ लाना, लिखने रहा इतना। अब सुपरवाइज और अनसुपरवाइज डिफरेंस क्या है हमारा? सिंपल सी बात क्या, यहाँ मेरे पास आउटपुट वेरिएबल मतलब टारगेट वेरिएबल होता है, यहाँ पर होता है, और यहाँ पर आउटपुट या टारगेट वेरिएबल नहीं होता। इसी को कहते हैं लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा। मतलब ट्रेन टेस्ट होगा या नहीं होगा, ये तो बात है। अब आउटपुट है तो यहाँ ट्रेन भी है और टेस्ट भी है, यहाँ पे ट्रेन नहीं है, ट्रेन ही नहीं है तो टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट तो होगा, वो बात की बात है। मतलब यहाँ पे मेरा ट्रेन डेटा सेट है वो नहीं होगा, मुझे डेटा को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं डेटा को पहले ट्रेन कर रहा हूं। ये तो कर रहे हैं हम अब से पहले सारी चीजों में। समझ आया सभी को? चलो अब सिंपल फंडा समझो। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हमें क्या कहती है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये बेसिकली होती क्या है? अब हमने अभी तक तो ये चीज पढ़ी है कि सुपरवाइज में लॉजिस्टिक रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दो चीजें थी। हमने एट द कुछ भी किया, घूम फिर के यही तो किया। इक्वेशन थी, हमने काम किया। डेटा के बारे में क्या था? प्रिडिक्शन थी, ट्रेन किया, प्रिडिक्शन दे दी, प्रिडिक्शन दे दी, प्रिडिक्शन दे दी। यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, जीरो वन नंबर्स आगे कुछ भी हो गया, काम हो गया हमारा। ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे अनसुपरवाइज में? डेटा आ गया। अब बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ हम काम करते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में। डेटा तो बाइनरी है यहाँ भी मेरे पास, समझो मेरे पास कोई क्लास है कि ये ए क्लास है, बी क्लास, डेटा कौन सी क्लास में जाएगा उसी तरह का काम कर रहा होता है। ग्रुप्स बनते हैं यहाँ बेसिकली, यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ बनते हैं ग्रुप्स। तो आपको पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ, समझो मेरे पास एक वो है कस्टमर सेगमेंटेशन। समझो मेरे पास क्या है, एक कस्टमर सेगमेंटेशन है। ठीक है, तो उनके कुछ डेटा के ग्रुप्स है मेरे पास। अब मेरे पास कुछ लोग हैं जिनकी सैलरी है और उनका एक्सपेंडिचर है, कि वो सैलरी एक्सपेंड कितनी करते हैं, कितनी खर्च कर रहे हैं बेसिकली। अब ये आ गया और ये आ गया, मुझे तो ये पता लगाना है। टारगेट है कुछ यहाँ पर? नहीं। अब वो जो ई कॉमर्स वेबसाइट है हमारी, या हम जो जो हमारा कस्टमर सेगमेंटेशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल अमेजोन। अब अमेजोन ने क्या किया कि मैं किसको ज्यादा समझो डिस्काउंट दूं, ऑफर्स दूं, या फिर 16 लॉन्च हुआ था हमारा भी, 16 के लिए किसको ऑफर्स मिलने चाहिए, उस तरह का कंसेप्ट ले लो। तो हमने क्या किया उसके लिए, हमने उसके लिए मल्टीपल ग्रुप्स ले लिए, 2 3 4 6 जितने आपको अच्छे लगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर कह लो, यहाँ पर ले लो सैलरी, या सैलरी यहाँ ले लो, यहाँ एक्सपेंडिचर ले लो, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ सैलरी। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, और यहाँ पर हमने क्या मान लो उसके बंदे के एक्सपेंसिस कह लो या एक्सपेंडिचर, जो आपको अच्छा लगे, क्यों कितने एक्सपेंस कर रहा है।
तो ऐसे ही वैल्यूज होंगी यहाँ पर, यहाँ भी वैल्यूज होंगे सेम। अब मेरे पास एक ग्रुप आया, ये कुछ रेड वाला मान लो, ये एक ग्रुप है मेरे पास जिसकी सैलरी भी कम है, खर्चे भी कम है बेचारे के। और मैंने एक ग्रुप बनाया ब्लैक वाला जिसकी सैलरी कम है लेकिन खर्चे ज्यादा है। एक मैंने यहां पर बनाया ग्रीन जिसकी सैलरी कम है लेकिन खर्चे भी, सैलरी ज्यादा है खर्चे कम है। अब एक मैंने बनाया जिसकी सैलरी भी ज्यादा और जिसके खर्चे भी अच्छे खासे हैं। चलो अब समझो हमें ऑफर्स देने हैं, या एक होता है मेरे पास लॉयल्टी कार्ड का प्रोसेस, पता है लॉयल्टी कार्ड का होता है बेसिकली कि कौन ज्यादा शॉपिंग करता है, उस तरह की चीजें होती है लॉयल्टी कार्ड, कि उनको ऑफर्स मिलते रहते हैं। देखा होगा ना, जो बंदा स्विगी जोमेटो से ऑर्डर बहुत ज्यादा करता है उसके बाद ऑर्डर्स आते हैं, वो उनका परमानेंट कस्टमर ज्यादा ऑर्डर करता है तो उसको ऑफर्स मिलते हैं। लॉयल्टी कार्ड होते हैं बेसिकली ई कॉमर्स में, या फिर आप उसमें जो फाइनेंशियल चीजें होती है, ठीक है, वहां पर कि आप हमारे यहाँ आओगे, जैसे कि ये विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, वहां के बन जाते हैं लॉयल्टी कार्ड, इस तरह की चीजें होती है। अब मुझे यहाँ पर पता लगाना है कि कौन सा ग्रुप किस में आना चाहिए, लाइक मुझे टारगेट कौन सा करना है। मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं ऑफर किसको पास करूं, अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये जो मेरे पास मास है, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप 4। अब जो ग्रुप 1 है, क्या मैं इसको ऑफर देना पसंद करूंगा? पहले इसकी बात करते हैं। समझो ये मेरा 1 और ये मेरा 2, 3 और 4। पहले 1 की बात करते हैं, क्या मैं इसको कुछ ऑफर दूंगा? क्यों नहीं दूंगा? ना इसकी सैलरी ना खर्चे, तो ये तो आईफोन लेने चला, वो तो मैं उसके औकात के बाहर की बात चली गई, सिंपल सी बात करूं मैं बहुत। तो जो मेरा पहले वाला बंदा है, मैं उसको ऑफर दे ही नहीं रहा हूं, मुझे फोकस ही नहीं है मेरा उसके ऊपर, खरीदेगा ही नहीं। हम दूसरे पे आते हैं।
मैं लंच करके आता हूँ, ठीक है? मतलब घर से आने ना एक्चुअली इसमें अरे यार क्लास में मेरे घर लेंगे आ रहा हूँ।
कौन है? समीक्षा। चलो सही है। हेलो। हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, समीक्षा है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कैटेगरीज की, ग्रुप्स की, कि कौन सा ग्रुप कहाँ जाएगा, हमें किसको फोकस करना चाहिए। अब ग्रुप 2 की बात करता हूँ। ग्रुप 2 हमारे पास ये रहा, जिसकी सैलरी तो ज्यादा है लेकिन खर्च नहीं करता। मतलब ये बंदा अफोर्ड तो कर सकता है आईफोन 16, लेकिन साला ले नहीं रहा, कंजूस है। तो हमने क्या किया, उसको ऑफर मार दिया। हमने क्या किया, उसको टारगेट किया, ऑफर दे दिया कि शायद हमने जैसे उसको 10%, 15%, 20% कुछ तो देंगे उसको। ऑफर दे दिया हमने उसको। वो लालच में आएगा, यार 20% मिल रहा है, ले लेता हूँ। समझ आया कैसे हमने क्या किया? उसके बाद ये फोर्थ वाला जैसे हमारे पास दिख रहा है, फोर्थ वाला क्या है, सैलरी भी अच्छी है और उस बंदे के खर्चे भी अच्छे हैं, तो वो तो डेफिनेट सी बात है, लेगा ही लेगा। तो उसको भी ऑफर दे देता है। मैक्स में कितना दे देगा, चलो 10% ऑफर कर दो, ले ही लेगा वो तो। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, जिसकी सैलरी कम है, खर्चे बहुत है। इसने क्या किया, इसको 10% दे देगा, तब भी आएगा वो बंदा। 15 देगा तब भी आएगा। समझ आ रहा है? तो ये तीन तो फोकस है ही उसका। ये जो फर्स्ट वाला था, बस ये फोकस नहीं है, ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। इस तरह से खासकर जो कस्टमर सेगमेंटेशन वगैरह होता है, उस तरह के काम में आते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं हम क्लस्टर्स। तो क्लस्टर A B C D 1 2 3 4 5, इस तरह हमारा काम होता है। समझ में आया? या हम बेनिफिट लाइन या फिर डेटा का रिग्रेशन वगैरह नहीं करेंगे। अब ये सब करने के मेरे पास तीन तरीके होते हैं। यहाँ पर मेरे पास तीन टाइप्स होते हैं, तो तीन तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं मेरे पास। तो सबसे पहला होता है मेरे पास के मींस क्लस्टरिंग। ठीक है, हम बनाते हैं यहाँ पर क्लस्टर्स बनाते हैं। तो पहला कौन सा है मेरे पास, के मींस क्लस्टरिंग। अब ये क्या होता है, इसकी बात करेंगे। दूसरा होता है मेरे पास हायरार्की, क्लस्टरिंग। एंड थर्ड होता है मेरे पास डीबी स्कैन। अब डीबी स्कैन क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड के मींस क्लस्टरिंग, तीन हमारी यहाँ पर मेन क्लस्टरिंग होती है तीनों। अगर मैं पहले वाले की बात करूं यहाँ पर, के मींस की, के मींस क्लस्टरिंग, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यूज में बहुत ज्यादा आता है और पूछी जाती है इंटरव्यू में। अब के मींस क्लस्टरिंग क्या होती है? के का मतलब क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। मींस मतलब मीन है ये हमारा क्लस्टरिंग। अब ये मुझे क्या कहता है, बहुत सिंपल, एक बार इसका एग्जांपल देख लेते छोटा सा। जैसे मेरे पास यहाँ पर समझो ये दो ग्रुप है, मेरे पास है कोई ऐसे ऐसे कर करके कुछ डेटा पॉइंट है ऐसे ऐसे, और मेरे पास कुछ यहाँ पर एक डेटा पॉइंट है ऐसे, समझो ऐसे ऐसे होंगे करके। अब मुझे कैसे पता चलेगा कितने ग्रुप बनेंगे? दिख रहा है हमें बेसिकली यहाँ पर दो ग्रुप बन रहे हैं मेरे पास, कि मैं एक तो ये बना लूंगा समझो, और मैं एक ये बना लूंगा। तो हमारे पास कितने ग्रुप बने, टू ग्रुप्स। सिंपल काम है हमारा। अब ये बनते कैसे हैं, यूज में कैसे आते हैं, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, हमें पता लगाना है। समझो कोई डेटा पॉइंट है, वो किस तरफ आ रहा है, ये भी पता होना चाहिए, कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं बेसिकली। के का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर सिंपल बोलो आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स, या फिर नंबर ऑफ सेंट्रोइड्स भी कुछ लोग कहते हैं कि जितने सेंट्रोइड उतने क्लस्टर्स। अब इसका प्रोसेस क्या होता है बनाने का, वो चीज समझना। मैंने क्या करना होता है, मुझे क्या करना होता है यहाँ पर, इस फॉर्म को समझेंगे पहले। जब मैं क्लस्टर बना रहा हूं, अब मैंने दो क्लस्टर बनाए, तुम्हें कैसे पता है सर यहाँ दो क्लस्टर बने, तीन बने, चार बने, पांच बने, छह बने? तो उसका प्रोसेस होता है, पहले तो हम इसको समझते हैं कि के मींस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ये है हमारे पास। समझो मैंने एक यहाँ पर ऐसे डेटा पॉइंट बना दिया कुछ, या तो आप इनको ऐसे रख लो, ये लो, थोड़ा और अच्छे दिखेंगे हमें। समझो ऐसे, ठीक है, ऐसे डेटा पॉइंट ले रहा हूँ मैं, कुछ भी एक्स वाई जी कहीं भी ले लो आप, जो आपको अच्छा लगे। और मैंने एक ले लिया इधर, रेड ले लेते हैं, कुछ डेटा पॉइंट मेरे यहाँ ऐसे आते 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 आते, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग असाइन करते हैं उसको सेंट्रोइड। क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग उसको
सेंट्रोइड तब बोलो सर सेंट्रोइड क्या होता है। अब इस केस को दोबारा समझो, समझो मेरे पास ये वाला सिनेरियो है ही नहीं, समझो इस वाले केस में मेरे पास ये सिनेरियो है ही नहीं, ये वाला, ठीक है। अब समझना, बार बार बनता अच्छा है, मैं एक मारे खिसकना, ये समझो ये है नहीं यहाँ पर, ये है मेरे पास, मैंने एक सेंट्रोइड लिया, सेंट्रोइड मतलब एक सेंटर दिया मैंने, समझो मैंने सेंटर मैंने यहाँ पर दिया। ये क्या करता है, ये इस सेंटर से जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है ऐसे 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 ऐसे, ये तो पॉइंट्स है, इन सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, क्या करेगा, इन सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। अब जो डिस्टेंस होगी उसका अकॉर्डिंग देगा ये। अब इस केस में क्या आता है, हमारे पास एक टर्म होती है उसको हम कहते हैं WCSS, क्या कहते हैं, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। एक टर्म होती है यहाँ पर WCSS, ये होता है बेसिकली। अब WCSS क्या होता है, इसको कहते हैं विद इन क्लस्टर, क्या कहते हैं हम लोग इसको, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। अब डिस्टेंस है, एक वैल्यू आएगी, कुछ तो वैल्यू आएगी। अब इस केस में तो हाईएस्ट ही आएगी ना, सबका सबमिशन करूंगा एक आ जाएगी मेरे पास वैल्यू एट दैट। तो क्या ये सही अप्रोच है, नहीं, हाईएस्ट जा रही है तो कोई फायदा नहीं है। WCSS की जो रेंज होती है वो होती है 0 टू, जो मेरे नंबर डेटा पॉइंट होता है उनकी अकॉर्डिंग होता है वो, ठीक है, मैक्सिमम तक हमारे लिए एक रेंज होती है। अब ये चीज समझना, अब मैंने एक क्लस्टर बनाया तो दिक्कत थी, अगर मैं यहाँ पर दो क्लस्टर बना दूं इस केस में समझाने के लिए तुम्हें, ये वाला मैंने बनाया दो क्लस्टर्स, समझो कुछ एक पॉइंट डेटा पॉइंट मेरे ये आ गए, और एक हमने यहाँ से उठा के ब्लैक वाले लेते हैं, डेटा पॉइंट मैंने ये बना दे कुछ 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 कुछ, ये है डेटा पॉइंट, यहाँ ब्लैक बना देते हैं ऐसे ऐसे, ये लो। अब जब मैं सेंट्रोइड लूंगा, सेंट्रोइड मैंने लिया समझो इस बार ये ब्लू कलर का, एक सेंट्रोइड मैंने यहाँ ले लिया, कहीं कहीं भी ले लेता हूँ यहाँ पर, और अब मैंने एक और ले लिया, ग्रीन ले लेते हैं, समझो मैंने यहाँ ले लिया कहीं, ये वाला, ये क्या करेगा, अब जो इसके नियर बाय है और जो इसके नियर बाय उनकी डिस्टेंस देखेगा, समझो इसके नियर बाय आए कुछ पॉइंट्स, ऐसे करेगा ना, कुछ इसके आए नियर बाय पॉइंट्स। अब जो मेरी WCS थी, समझो यहाँ पर मेरी एक्स आई, तो यहाँ तो उससे छोटी ही होगी ना, अब दो जगह डिस्टेंस में कैलकुलेट हो गई। अगर मैं बोलूँ यहाँ मेरी 70 आ रही है सबकी डिस्टेंस, तो यहाँ तो कम आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि दो में डिवाइड हो गई है वो चीज, वही चीज, भाई ये 50 भी मान लो और भी कुछ नहीं तो कम तो हो गई ना उससे। हमने क्या किया, हमने उसको अंदर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसको दो सेंट्रोइड लिए, अब डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई मेरी। इस तरह से मेरा डेटा काम में आता है, जो भी जिसके नियर बाय पॉइंट होगा वो उसमें आता रहेगा। अब यहाँ की स्टेप होती है एक, यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस होता है उसका, वो समझना, समझ आ रहा है चीज कैसे काम आता है। हमें पता कैसे कैसे चलता है कि कितने क्लस्टर्स, समझो ये एक क्लस्टर बनाया मैंने, दूसरा बनाया, हमें पता कैसे चलता है कितने क्लस्टर्स बनाएंगे, वो बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले प्रोसेस जान लो कैसे काम कर रहा है। यहाँ आते हैं वापस, मैंने यहाँ पर लिया सेंट्रोइड, समझो हमारा सेंट्रोइड यहाँ पर है मेरे पास, समझो 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 मैंने बोल दिया ये रहा, ठीक है, मैंने बोल दिया ब्लैक, एक सेंट्रोइड है मेरे पास, और एक सेंट्रोइड मेरे पास इधर ब्लू मान लिया हमने, कि शायद ये मान लो, ये लो। अब हम क्या करते हैं, इसके नजदीक जो है, जो इसके नजदीक है वो उसमें जाएंगे ना। अब इसने कैलकुलेट करना चालू किया, ऐसे 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 ऐसे, सेम ये भी करेगा। अब एक प्रोसेस कहा जाता है, मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा पॉइंट किस में जा रहा है, समझ में आ रहा है? बताऊंगा एक ट्रिक तुम्हें, सबकी डिस्टेंस डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। अब इसने स्टेप वन पहले क्या आती है, इसकी कुछ स्टेप्स होती है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि स्टेप वन क्या है इसकी, ना, सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पे क्या होगा, सेंट्रोइड का साइन करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पॉइंट में क्या करेंगे, हम लेंगे सेंट्रोइड्स, असाइन करेंगे के की वैल्यू बेसिकली। दूसरी स्टेप क्या होगी मेरे पास, वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइड, जो मेरी डिस्टेंस होगी सेंट्रोइड से, ठीक है, हम उसका क्या लेंगे, एवरेज लेंगे हमेशा। तो मैंने क्या बोला, हमने ले लिया हमेशा एवरेज डिस्टेंस, बहुत सिंपल से लिख दो ये, वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, सिंपल है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, अब ये चीज अपडेट द
सेंट्रोइड। अपडेट कैसे होगा समझना। जब ये मैंने पॉइंट लिए, समझो एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी इन दोनों के ऊपर ऐसे बीच में, इन दोनों का अगर मैं एक सेंटर पॉइंट, अरे यार ज्यादा दिक्कत पड़ जाएगी, चलो कोई नहीं। अगर मैं इसके सेंटर जहां भी दिख रहा है सबको, उसको मैं इसको परपेंडिकुलर इसके ऊपर एक लाइन डाल देता हूँ ऐसे, समझो ऐसे आ रही है परपेंडिकुलर लाइन। तो जो उसको इधर है वो इसमें, जो उसको इधर है वो इसमें जाएगा। तो हम कुछ पॉइंट चेंज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे पॉइंट एक तरफ ही आ रहे हैं लगभग लगभग, ठीक है नहीं। इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो ये लो, मैंने कुछ रेड यहाँ भी रख दी है, सॉरी, ठीक है ना। कुछ रेड यहाँ भी ले आते हैं जिससे हमारे डेटा पॉइंट्स कुछ अलग फॉर्म में दिखे मुझे। अब ग्रीन है तो ग्रीन को भी कर देते थोड़ा ऊपर नीचे करके, चलो ऐसे रख लेते हैं, कोई बड़ी समझ जाओगे तुम, उतना चेंज नहीं करते हम। अब इसने क्या किया, सेंट्रोइड था, ज्यादा वैल्यू किधर है, रेड की इस साइड है। अब डिस्टेंस तो उधर कम थी, इधर ज्यादा है, ध्यान देना, ज्यादा पॉइंट इधर है तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा। शायद ये यहाँ की बजाय मे भी यहाँ आ जाए इस बार, ज्यादा पॉइंट्स होंगे, डिस्टेंस उधर ज्यादा है ना, वैल्यू ज्यादा उधर है, किसके का अपडेट होगा। अब इस साइड भी ऐसा ही हुआ, ये कहाँ आएगा, ये शायद ये भी इधर आ जाए या उधर जाए, जिस साइड भी होगा, तो ये भी अपडेट हुआ, समझो ये यहाँ पर आ गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, अपडेट कहीं भी हो सकता है वो, ऐसा नहीं है वो। डेटा पॉइंट किधर ज्यादा है, इस वाले केस में इधर है तो इधर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा अभी इधर थी ना, तो उधर भागेगा। उसको मिनिमाइज करना है, जनरलाइज करना है उसको, हर एक चीज को। तो कहाँ जाएगा, इधर आएगा हमेशा, ध्यान देना चीज। इधर तो पॉइंट्स कम है ना, डिस्टेंस कम है, इधर ज्यादा, तो इधर भागेगा वो। अब ये हुआ, ये हम दोनों को इन दोनों को ऐसे मिला दिया। फिर लाइन ड्रॉ कर दो, जो लाइन के उधर है वो उसमें, जो लाइन के इधर है वो इसमें आएंगे, हमेशा ध्यान रखना, ट्रिक होती है। फिर से समझो अपडेट हुआ, अपडेट होते होते समझो ये इनका अपडेट लास्ट में एक पॉइंट आया मुझे, ये वाला पॉइंट मान लो, ठीक है। और यहां से समझो ये वाला पॉइंट आ गया, हम इस पॉइंट के बेसिस पर अब ये जो पॉइंट है ये भी अपडेट हो रहे हैं समझो, क्योंकि शायद ये अपडेट हो रहा तो इधर के भी तो पॉइंट इसमें आ जाएंगे ना, और ये उधर घूम रहा तो इसके इधर इधर आ जाएंगे। तो ये एक क्लस्टर बनाएगा कुछ ऐसे, जो भी बनेगा इसका, ठीक है, पॉइंट के साथ एक क्लस्टर बनाएगा ये ऐसे। तो जो डेटा पॉइंट है वो अलग अलग हो जाएंगे, ये समझो हमने बोला ए ग्रुप, ये मैंने बोला बी ग्रुप, समझ आया। ध्यान रखना। अब आप पूछो सर ये कब तक अपडेट होगा, मैंने बस अपडेट द सेंट्रोइड, और यहां पर क्या करेंगे, स्टेप 4, रिपीट कर रहा हूं मैं किसको, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फिर अपडेट करेंगे सेंट्रोइड, फिर डिस्टेंस आएगी, फिर अपडेट करेंगे, फिर डिस्टेंस, फिर अपडेट करेंगे। कब तक करूंगा, जब तक कि सेंट्रोइड अपडेट होना बंद नहीं हो जाते, वो अपने आप करता है, एल्गोरिथम है वो पूरा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, समझ में। बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, कब तक कर रहा है, जब तक कि सेंट्रोइड मेरे चेंज होना बंद नहीं हो जाते, तब तक हम उसको अपडेट करेंगे। किधर है चीज, ये आपका होता है पूरा प्रोसेस के मींस क्लस्टरिंग का। सिंपल है, कोई डाउट किसी को उसमें। अब आप पूछ रहे थे कि सर ये हमने जो क्लस्टर्स लिए 1 2 3 4 5 6, हमें पता कैसे चलता है कितने नंबर ऑफ क्लस्टर चाहिए। तो ये जो WCS है ना ये, और इसकी बात करते हैं, हमारे पास एक चार्ट होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक ग्राफ होता है, बेसिकली चार्ट होता है, हम उसको बनाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है, ये ऐसे होते हैं। यहाँ मेरे पास क्या होती है, WCS होता है यहाँ मेरे पास, ये WCSS, ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स है मेरी के की वैल्यू, ये मेरी है के की वैल्यू। और ये जो प्लॉट बनेगा इसको हम बताऊंगा, चलो अभी। अब अगर मेरा क्लस्टर एक होगा तो ज्यादा वैल्यू होगी WCSS की, देखा था डिस्टेंस, जब ये मेरा केस सिनेरियो था एक में, वैल्यू हाई थी ना WCSS की, सबको सिंपल पता है। तो समझो मेरी वैल्यू WCSS की आई कहीं ये, मैं इसको ये मान लेता हूँ, समझो ये कुछ भी XYZ रख लेते हैं, ये कोई वैल्यू है मेरी। अब क्लस्टर एक और बढ़ा तो शायद ये कम हो सकती है, समझ आ रहा है। शायद मैंने क्या किया, इसको यहाँ ले आया, शायद 3 पे मेरा ये यहाँ आ गया, शायद 4 पे मेरा यहाँ आ गया, मानो कि 4 पे मेरा ये यहाँ आ गया। अब 5वें पे आते आते क्या हो रहा है, ये ऐसे, कुछ फर्क पड़ रहा है अभी, वो कुछ नहीं होता। एक केस में क्या आता है, ये बस सीधी जाती है लाइन पूरी की पूरी,
अब ये लाइन क्या है, आप बोलोगे सर अगर मैं इन सभी लाइंस को एक साथ प्लॉट कर दूं ऐसे, अरे कितनी गंदी लाइन बनी। अगर मैं इन सभी लाइन को प्लॉट कर दूं एक साथ तो क्या बना मेरा, इसको हम कहते हैं एल्बो प्लॉट। क्या है मेरे पास ये एल्बो प्लॉट, क्यों कहते हैं इसको हम लोग, यहां देखो, यहां जब भी यह मैं इस पॉइंट से आ रहा था यहां से, तो इसके बाद एकदम से चेंज आया। अभी तक तो सीधी सीधी आवाज चल रही थी, इसको ना मोटा करता हूं, ठीक है, थोड़ा मोटा करते हैं इस लाइन को ऐसे, और मैं ऐसे बनाता हूँ, ज्यादा बढ़िया बनेगी। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसे बेटर है। ये है मेरा एल्बो प्लॉट। अब मुझे पता कैसे चला कि ये, पहली बात एल्बो कैसे दिखती है ना, हमें एल्बो ऐसी होती है हमारी, उसी शेप में दिख रही है, इसीलिए इसका नाम एल्बो प्लॉट है। दूसरा, हमें पता कैसे चलेगा ये कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो फिर के की वैल्यू क्या होगी पता कैसे चल रहा है हम लोगों को, जिस पॉइंट पे आके चेंज आना बंद हो जाए। ये जो पॉइंट था इसके बाद कोई चेंज आया, इसके बाद कोई चेंज आया नहीं, ये देखो ना, इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं मेरे पास, यहां इस पॉइंट पर चेक करो 4 के बाद, तो ये मेरी होगी के की वैल्यू, के इक्वल्स 4। समझ आया सभी को, इस तरह से हम चेक करते हैं कि के की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5। जब हम कोड करेंगे तब समझ में समझाऊंगा कि ये वैल्यू कैसे अपडेट करते हैं हम, कैसे पता चलता है हम लोगों को। समझ आ रहा है अभी प्रोसेस पूरा, ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस के मीन क्लस्टरिंग का। आगे बढ़ते हैं के मीन के बाद। अब के मीन्स के बाद हम दूसरा देखेंगे अपना, जिसको हम कहते हैं हायरार्किकल। जो हायरार्की क्या होती है बेसिकली, अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होती है कि मेरे पास हायरार्की है और तो कुछ नहीं है। अरे हाँ, वो तो तुम्हें बताना भूल गया। अब हमने देखा था हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस पॉइंट्स सेंट्रोइड से कहां तक डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट हम लोग, तो उसके लिए पास होते हैं दो मेथड होते हैं यहाँ पर डिस्टेंस के लिए। पहला कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस। और दूसरा होता है मेरे पास मैनहट्टन, मैनहट्टन डिस्टेंस। अब लोग सर ये क्या होता है समझाता हूँ। मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट है। अब ये क्या है, x1 y1, ये क्या है x2 कोमा y2, ये तो पॉइंट है यहाँ पर। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा हूं तो मेरा क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं x1 माइनस, सॉरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और मैं इसका रूट कर दूंगा। ये किसका फॉर्मूला है, यूक्लिडियन डिस्टेंस का। सिंपल है, सबको पता है, यहां से यहां तक गए डिस्टेंस हमें मिल गई। लेकिन एक डिस्टेंस और है, भी मेरे पास कौन सी बची, मैनहट्टन। अब मैनहट्टन क्या होती है, मैं यहां से इस पॉइंट तक गया, ये डायरेक्ट नहीं जाती, ये क्या कहती है, मैं पहले यहां जाऊंगी उसके बाद में यहां जाऊंगी। समझ आया। अब ये पॉइंट क्या था मेरे पास, x1 y1 और x2 y2। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैनहट्टन का, मैनहट्टन डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का मोड प्लस y2 माइनस y1 का मोड। ये फॉर्मूला होता है मेरा मैनहट्टन डिस्टेंस का। अब दोनों डिफरेंस क्या देखो, बेटर कौन सी है, सिंपल, तो सिंपल वाली अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम उनको पीनलाइज कर रहे हैं, स्क्वायर हो रही है, इसको हम कहते हैं पीनलाइजिंग। क्या कहते हैं हम लोग इसको, हम इसको पीनलाइज कर रहे हैं, तो पीनलाइज कह दो इसको, या फिर पीनलाइजिंग कह दो। हम उसको क्या करें ना, उस टर्म को तो हम उसको कर रहे हैं पीनलाइज कर रहे हैं बेसिकली उस वैल्यू को, और यहाँ पर मैं पीनलाइज
नहीं कर रहा हूं यहां पर इस केस में, इसे ध्यान रखना। सेकंड वाले केस में मैं पेनलाइज नहीं कर रहा हूं इस वाले केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे बाय डिफॉल्ट आप यूज करते हो यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये वाली चलती है आपकी, आपकी मैनहट्टन नहीं चलती, क्योंकि सिंपल ये है हमारे यहां से तक गए हमारा काम हो गया। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं हायरार्की की बात। अब ये हायरार्की क्या होती है, यहां पर भी हम क्लस्टरिंग ही करेंगे, हमें पता है ये चीज तो, लेकिन किस फॉर्म में करेंगे इसको समझाता हूं तुम्हें। कोसाइन डिस्टेंस बाद में बताऊंगा अभी क्या होता है। मेन दो ही होती है, वो सब छोड़ दो, दो ही होती है, मेन यूक्लिडियन और मैनहट्टन, कोसाइन पता नहीं चलती। अब यहाँ क्या फंडा होता है, या मेरे पास कुछ पॉइंट्स होंगे, समझ, मेरे पास कुछ पॉइंट ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब मैं इन पॉइंट को प्लॉट करता हूं, समझो एक मेरे पास ये वाला पॉइंट है, एक पॉइंट मेरे पास है यहां मान लो, ठीक है, और 1 2 3 4 एक पॉइंट मैंने बोल दिया यहां पर, एक पॉइंट यहां है, और एक पॉइंट मेरे पास ये पास में है इसके, और ये जो पॉइंट है मैं इसको बोल देता हूं समझो यहां पर, ठीक है। तो इनको नाम रख दो आप P1 P2 P3, जो आपको नाम रखना है। पॉइंट्स का मतलब ये होता है, आप इसको बोल दो यहाँ पर, ये लो समझो ये है मेरा, इनको अलग अलग कर देता हूँ थोड़ा सा, ये रहा। तो मैंने इसको बोल दिया P1 P2, और इसको बोलता हूँ मैं P3 P4, और समझो ये है मेरा P5 को ले P6 जिसको आपको रखना है। तो मैंने बोल दिया इसको समझो P5, और ये मैंने बोल दिया P6, जो आपको नंबर देना दे लो, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। अब ये मुझे क्या कहता है, सबसे समय पहले समझना हायरार्किकल क्लस्टरिंग को। मेरे पास कोई भी डेटा पॉइंट है, वो हर एक डेटा पॉइंट खुद में एक क्लस्टर होता है, उतने क्लस्टर्स बन गए, पहली चीज वो कहता है। लेकिन अभी बताऊंगा तुम्हें चीज, प्रोसेस यहाँ इसके अंदर मेरे पास दो अप्रोच होती है, इसके मेरे पास दो अप्रोच होती है। एक होती है अप्रोच, पहले वो ले लेते हैं यहाँ पे सबको पता चल जाए, इसको हम बोलेंगे एग्लोमेरेटिव। क्या बोलेंगे हम इसको, एग्लोमेरेटिव, एक पहली ये होती है। दूसरी होती है डिविजिव। कौन सी थी दूसरी? अब एग्लोमेरेटिव क्या होती है, और मनीष क्या लिखवा रखा है, कुछ तो होता होगा ना एग्लोमेरेटिव में, क्या लिखा है वहां पर, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कुछ लिखा है ऐसा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कुछ क्या लिखा है एग्लोमेरेटिव में, टॉप टू बॉटम, मतलब बताओ इसका। ठीक है, ये दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के, बताऊंगा अभी। हमारे पास दो अप्रोच होती है, एक अप्रोच क्या है, मैं नीचे से जा रहा हूं ऊपर की तरफ, एक है मेरे पास ऊपर से नीचे की तरफ, दो अप्रोच होते हैं मेरे पास, एक है टॉप टू बॉटम, एक होता है बॉटम टू टॉप। अच्छा, डिविजिव क्या होता है, चीजों को तोड़ रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, ये तो है बेसिकली। एग्लोमेरेटिव क्या होता है, जोड़ना, मतलब बहुत सारी चीजों को जोड़ रहा हूं मैं। अब समझना अप्रोच, तो दोनों में से एक समझ लो, दूसरी अपने आप आ जाएगी तुम्हें, रिवर्स होती है उसकी। मैंने बोला जितने भी डेटा पॉइंट है इस डेटा के अंदर, वो खुद में क्या होते हैं, एक क्लस्टर होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर 1 लाख रो है तो 1 लाख क्लस्टर्स बनेंगे स्टार्टिंग में। तो मैंने क्या बोला, मैंने P1 और P2 को एक क्लस्टर बोला, P3 P5 को हर एक का एक एक बनेगा, ऐसे ऐसे ये बन रहा है ना। अब वो क्या कहता है दूसरी चीज में, कि भैया जो नियर बाय क्लस्टर्स है उन दोनों को वो एक कर देगा। तो समझो ये दोनों नियर बाय है अभी, तो मैंने इनको उठाया और इसका कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देता हूं। समझो इन दोनों को इसने एक किया, इन दोनों को एक कर दिया। अब फिर से और करेगा जो नियर बाई है, तो उसने क्या किया, 3 को उठाएगा फिर। समझो अब ये तीनों एक में आ रहे हैं नजदीक, समझो ये तीनों एक थे, ये तीनों नजदीक आ रहे थे। अब तो और चीजें बच रही है ना, अब क्या करेगा लास्ट में, कुछ और बचा है, क्या बचा है, जो भी इन सारों को, अब तो दो ही चीजें बची, अब इन सबको वो एक क्लस्टर में ले आएगा। तो इसने क्या किया,
इसने क्या किया, जितने भी डेटा पॉइंट थी एट द एंड सबको एक बनाया, सबको जोड़ दिया, एग्लोमेरेटिव अप्रोच। इसका उल्टा कर दूं तो डिविजिव, मतलब एक से स्टार्ट करेगा और डिविजिव तो यूज नहीं करते। अब मुझे बताओ इन दोनों में से एग्लोमेरेटिव में टॉप टू बॉटम कौन सा है, बॉटम टू टॉप कौन सा है? एग्लोमेरेटिव कौन सा है? टॉप टू बॉटम क्यों है? समझ है, सब में से सबको एक करके दे रहा है, तो हम इसको यहां पर बोलेंगे टॉप टू बॉटम। और ये कौन सा आएगा मेरे पास? बॉटम टू। समझ आया? अब ये कैसे बनता है समझना इसको। आप बोलोगे सर कितने क्लस्टर्स बने यहाँ पर? हमें पता है दो बन रहे हैं, लेकिन हमने एट द एक बनाया। अब सर एट द मेरे क्लस्टर्स कितने में, दो बने या दिख रहे हैं हमें, लेकिन प्रूव कैसे होगा ये चीज? समझाता हूँ। मेरे पास ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, समझो मेरे पास ये 6 पॉइंट है। P1 P2 P3 P4, यहाँ पर क्या WCSS होगा, ये तो होगा। ये क्या है मेरे पास? WCSS। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास? पॉइंट है सारे 1 2 3 4 5 6, तो P1 P2 P3 जो जिसको अपना नाम देना है दे लो आप। P2 P3 P4 P5 P6 जो आपको अच्छा लगता है। सबसे पहले उसको पता है हर एक क्लस्टर खुद में एक, हर एक पॉइंट खुद में क्लस्टर है, तो ये खुद में बनेगा, एक एक बनेगा बनेगा बनेगा। अब उसने क्या किया, उसके बाद उसने बोला जो दो नजदीकी डेटा पॉइंट है, जैसे कि ये और ये, P1 मेरा यहाँ पे था समझो, उसकी कोई एक वैल्यू थी, और P1 P2 जो कंबाइन होके आया वो मेरा कुछ ऐसे बना इस पॉइंट से। समझ आया? अब हम देखते हैं P3 और P4 दोनों एक साथ थे, तो हमने P3 P4 को बनाया, समझो ये दोनों P3 P4, समझो ये वाले, ये है ना यहाँ। तो मैंने क्या इनको बोला, समझो ये यहाँ पे आ रहा है मेरा, कुछ भी वैल्यू मान लो कि ये बिल्कुल सही। अब हमने पता है P1 P2 P3 ये तीनों नजदीक थे, ये थे ना तीन नजदीक, P5 ये समझो P5 है। समझ आया? अब मैंने इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं, हम कंबाइन करता है ना, समझो इसकी कोई एक वैल्यू होगी, समझो यहाँ मान लो कुछ भी ऊपर नीचे करके, तो मैंने इसको इस पॉइंट से जोड़ा ऐसे उठा के। समझ आ रहा है? तो वो तो नजदीक नहीं था ना, तो उसके तो वो तो नहीं जाएगा, तो जो नजदीक में था, इसलिए मैंने आपको उसको P5 करने को बोल दिया। P1 P2 ये नजदीक P5 था ना, तो मैंने उसको P5 कर दिया नाम। यहाँ क्या था P3 P4 और P6, तो ये समझो मैंने क्या बोला, दोनों P3 और P4 थे, ये P3 P4, ये कौन सा है मेरा P6। तो P6 कहाँ पर है? कहीं यहाँ पर है, देखो ये रहा, समझो मेरा ये मान लिया मैंने। अब ये किसके कंबाइन में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने P1 P2 P3 को कंबाइन कर दिया ऐसे। ये तो क्या है, ये तो क्या है, देखो। अब ये क्या करेगा, बहुत बड़ा बन गया, डिस्टेंस है ना, तो हाँ तो ये पॉइंट्स ही तो है ये, तो इनको तो कंबाइन कर रहा हूँ मैं सारों को। अब समझो यहाँ से कहीं से मेरा एक पॉइंट आ गया, ये मान लो निकाल के, जस्ट इसको मान लेते हैं। तो हमने एक पॉइंट लिया ऐसे, ये मेरा बनता चला जाएगा। अभी इन दोनों को भी कंबाइन करेगा एट द एंड, करेगा ना बाद में आके। ये मेरे यहाँ बनता है इस तरह से। अब आपको पता कैसे चला कि मेरे क्लस्टर्स कितने बने? मेन बात तो ये है ना, एट द एंड सारा एक हो रहा है। पहले 6 के 6 पॉइंट अलग अलग थे, फिर कंबाइन करा जो उसके नियर बाय थे, फिर उनको नियर बाय किए, तो उसको नियर बाय ऐसे करते 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 यहाँ ये हमें क्या कहता है, एक ट्रिक होती है इसकी। अब यहाँ पे ना, यहाँ कुछ वैल्यू होती है आपकी 1 2 3 20 30 40, इसको हम बेसिकली कहते हैं थ्रेशोल्ड। क्या कहते हैं हम इसको? थ्रेशोल्ड कहते हैं। समझो ये है मेरा 10 20 30 40 50, ये जो वैल्यू है जितने भी यहाँ पे, इन्हें कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड कहते हैं। अब थ्रेशोल्ड क्या कहता है, समझो अगर मैं यहाँ से एक वैल्यू ले लूँ 40 30 20 कुछ भी, और मैंने थ्रेशोल्ड 30 से एक लाइन मारी इसके बीच में, एक उसको कट किया 30 से, जस्ट ये मान के चलो ऐसे। अब ये क्या कहता है, के की वैल्यू कहां से पता चलती है हमें, कि जो जो भी कोई वर्टिकल लाइन है, कोई भी वर्टिकल लाइन, द लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन
अगर वो लाइन किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू नहीं काटी जा रही, वो आपकी वैल्यू होगी के की। समझ आ रहा है? अब सबसे लंबी लाइन तो ये है मेरे पास, तो क्या इसको कोई काट रहा है? इसको तो ये काट रहा है। देखो वापस करते हैं समझाने के लिए। सबसे लॉन्गेस्ट लाइन वर्टिकली है, मुझे समझो, मान के चला। इसको कौन सी लाइन काट रही है? ये वाले पॉइंट काट रहा है इसको तो अभी, ये तो काटते हो जा रहा है, देखो इसको ऐसे, तो ये लाइन तो नहीं बन पाएगी। समझो हमने इसी ले ली, बहुत लंबी लाइन है, इसको ये काट रहा है, देखो जा रहा है ऐसे ऐसे काटते हुए, ये होती इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, ऐसे कटती जा रही है। अब बात करते हैं इसकी, ये पॉइंट ऐसे जा रहा है। अब आप ये देखो, इस लाइन को ले लो या इसको ले लो, ये जो लाइन है इसको कोई कट कट कर रहा है? ये कट कर रहा है। अब एट द एंड आप एक चीज देखोगे कि भाई कोई तो लाइन है ऐसी जिसको कोई कट नहीं कर रहा, ये बनेगी एट द एंड आके। ये जो मेरा पॉइंट है ऐसे 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 वर्टिकल लाइन लो, अगर मैं ये ले लेता हूँ समझो, ये इसको ले लो, तो इसको तो ये काट रहा है, लेकिन इसको कोई नहीं काट रहा है। तो एट द एंड क्या होता है, जब लाइन को कोई नहीं काट रहा, और उस केस में हम देखते हैं कितने मेरे पास पॉइंट्स बचे हैं। तो कितने क्लस्टर बचेंगे? एक और दो, दो दो ही तो बचे ना, ये तो 2 पॉइंट बचे, एक दो, 2 पॉइंट तो बचेंगे एट द एंड आके। मेरे पास क्लस्टर कितने बनेंगे? 2। या हमें दिख भी रहा था तो 2 ही क्लस्टर्स है, हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये एक पूरा एक अलग बन रहा है, ये पूरा अलग बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऊपर थोड़े मिलेंगे। वो कह रहा है जो वर्टिकल लाइन उसको कट नहीं कर रही कोई लाइन। अब ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये वाली लाइन, इसको तो इसने कट कर दिया। एक मिनट मैं तुम्हें दिखाता हूँ बना के, तुम्हें दिखाता हूँ बना के, क्या बनाने में बहुत दिक्कत आती है। क्या नाम है उसका? अरे अगलो में क्या हो रहा है यार, टाइप नहीं हो रहा। एग्लोमेरेटिव होरिज़ोंटल क्लस्टरिंग, ठीक है। हायरार्की आ गई मेरे पास। इसी को उठा लेते हैं हम लोग। कितने क्लस्टर्स बने यहाँ पर? हाँ, अब तुम यहाँ चले गए। अब ये चेक करो, ये जो लाइन है ये वाली, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको कोई काट रहा है इस लाइन को? कोई इसको काट रहा है कोई? अब इसको तो कोई नहीं काट रहा। तो एक दो तीन चार, ये ऐसे पॉइंट दो को गुजर रही है, ठीक है। इसको कोई काट रहा है? एट द एंड आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट मिलेगा कि मेरे जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, कि जो लाइन है, एक लाइन कोई ना कोई ऐसी होगी ही होगी जहां पर आप बोलोगे कि इसको कोई नहीं काट रहा। अब ऐसी होगी आपकी, हमेशा हमेशा एक लाइन होगी आपकी कोई ना कोई सी, जहां उसको कोई नहीं काट रहा होगा हॉरिजॉन्टली। अरे वो छोड़ दो, ऐसे तो उसको भी ये वाली लाइन काट रही है, ये तो पूरा एक देगा जाके हमेशा। समझ आ रहा है? तो एक ऐसा सिनेरियो बनेगा ही बनेगा, ऐसा आपका हमेशा बनेगा, कि जहां पर ये देखो कोई लाइन गुजर रही है इसके बीच से, नहीं गुजर रही। ये हमने क्या बनाया, एक पॉइंट लिया हमने ऐसा कि जहां पर मुझे दिख रहा है चीजें, नहीं नहीं अब कोई नहीं काट रहा उसको। शायद नीचे मिल जाता मुझे यहाँ कहीं बीच में, शायद यहाँ मिल जाएगा, शायद यहाँ मिल जाएगा। तो एट द एंड क्या होता है, हमारे पास एक सिनेरियो ऐसा आएगा कि अब उसको कोई भी लाइन नहीं काट रही, उतने ही मेरे वहां पर क्लस्टर्स बनेंगे। अब वो कितने पॉइंट मारा है? एक आ रहा है, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, चार आ रहे हैं। ये तो हमेशा कटेंगे नीचे वाली तो, इसीलिए तो ज्यादा क्लस्टर्स कभी नहीं होते, हमेशा क्लस्टर्स हमेशा कम ही बनेंगे। हाँ हाँ। हम्म। हाँ ये है नहीं, तो फिर दो बनेंगे। अगर हम किसी भी लाइन को उठा के देख लेंगे कि उसको कितनी बार जा काट रहा, तो एक काट रहे, दो काट रहे, तीन चार पांच छह, हम उतने क्लस्टर बनाएंगे वहां पर। इसकी बात कर लेते हैं। देखो एक दो सिंपल दो बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक दो, 6 पॉइंट ये लो, हमारे वाले सिनेरियो पूरा ये लो, 6 पॉइंट ही है।
दिख रहा है कितने बन रहे हैं क्लस्टर? यहाँ पर 2 बन रहे हैं, 1 2। ठीक है नहीं, कितना सिंपल चीज है। तो हमने देखा कि उससे ऊपर वो तो एक एट द एंड तो एक बनेगा ही बनेगा हमेशा, कभी एक पे कुछ नहीं होने वाला। अगर एक ही क्लस्टर बना तो बहुत ज्यादा WCSS होगा, वो सही नहीं है हमारी। अब हमें क्या करना है, हमें उसको कम करना है कुछ उस केस में कि क्लस्टर्स मेरे बेटर बन पाए। तो बस हम इसको देखो, कट कर रहे नहीं कर रहे, कट कर रहे नहीं कर रहे, उठा के 2 बना देंगे। तो ये दो तो है, एक और एक दो, 2 लाइन है ना अब, तो दो दो ही तो बने एट द एंड। समझ में आया ना? ये देखो 2 है ना, 1 2, ये तो लगभग इक्वल इक्वल है। ऐसा एक सिनेरियो हमारा आएगा ही आएगा जहां पर कुछ ना कुछ बन जाएगा, वो बता देगा यार 1 2 बन रहे हैं हमारे। हाँ वो अपने आप कर, तुम्हें कुछ नहीं करना होता, तुम्हें नहीं बनाना वहां बैठ के। ये दिखाया ना मैंने बना के, परफेक्टली कहाँ बना पाएंगे हम लोग, दिखाया बस मैंने तो एक सिनेरियो बना के इस तरह मोटा मोटा था, शायद ये और यहाँ होता नीचे नीचे, तब वो दिख जाता। अब आपके 2 बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है आपका। इस तरह काम करता है हमारे। ठीक है ना? आपको बनाना नहीं होता कभी, आप वहां कोड लिखोगे छोटा सा, वो अपना आप बना देगा तुम्हें। हाँ ये जो हमने इसको लाइन दी यहाँ पे, कट किया हमने इस लाइन को, दिखाता हूँ तुम्हें। ये था ना, ये जो जा रही है थ्रेशोल्ड होता है, कहीं से भी आप डाल सकते हो उसको। ठीक है, दिखाऊंगा आपको बना के प्रूफ। देखो यहाँ भी दिखाई है, ये लो, आपको यहाँ दिखाई भी है। एग्लोमेरेटिव क्या है, जा रही है, और वो क्या है, टॉप टू बॉटम, ये है बॉटम टू टॉप। ये जो लिखा है मैंने आपको, बॉटम टू टॉप कौन सी है मेरी, एग्लोमेरेटिव, टॉप टू बॉटम डिविजिव। देखो ये लिखा, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? नहीं 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 नहीं, गलत हो गया वो। हाँ ठीक है, तो हमें क्या पता चला है, नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, वो आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब एक से हमारी वो अप्रोच नीचे आ रहा है। नहीं नहीं, नॉट टॉप टू बॉटम, मैंने बोला बॉटम टू टॉप है, समझ आया? इट्स अ बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप अप्रोच आएगी ना, ये देखो ना, वही तो मैं बता रहा हूँ मैं। ये देखो, बॉटम से ऊपर जाए ना हम लोग, तो अगला मैट्रिक यही तो हुई। ये मैंने तो उल्टा ही लिखवा दिया, मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ कहाँ जा रहे हो। हटाते हैं इसको, 1 मिनट, गलत लिखवाना नहीं चाहिए ना। तो इसका कलर कर देते हैं हम लोग ब्लैक। ठीक है, जो मेरे पास एग्लोमेरेटिव है, ये मैं दिख रही है ना, कहाँ जा रही है, बॉटम से, ठीक है, BOTTOM, बॉटम टू टॉप, और ये क्या है मेरी, टॉप टू बॉटम। क्लियर है सबको? तो अगले अगले डेरिवेटिव में क्या है, मतलब बेसिकली ऊपर जा रहा है और इसमें नीचे आ रहा है। ठीक है, बस सिंपल ही ट्रिक है हमारी। वापस आते हैं हम लोग, इसमें कोई डाउट अभी तक? अब यहाँ एक चीज और होती है आपके, डेंडोग्राम्स बनते हैं, आपको बताऊंगा डेंडोग्राम्स कैसे बनते हैं। अब डेंडोग्राम क्या होता है, समझो, ये जो आपने ये बनाया ना, ये जो आपने बनाया, इसको हम कहते हैं डेंडोग्राम। क्या कहते हैं हम लोग इसको, डेंडोग्राम। समझ आया डेंडोग्राम कैसे करता है? एक होता है बस सिलआउट स्कोर, वो आपको आगे बताऊंगा किस तरह काम में आता है, सिलआउट स्कोर ही बताऊंगा आपको। समझ आया हायरार्की क्लस्टरिंग? अब एक होता है हमारे पास है तीसरा, DB स्कैन। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, डेंसिटी बेस्ड। अब डेंसिटी बेस में कुछ चीजें होती है हमारे पास, आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा सब समझ जाओगे, लेकिन कुछ टर्म्स होती है, पहले उनको जान लो यार। जैसे कि एक होता है यहाँ पर कोर पॉइंट, एक होता है यहाँ पर रेडियस कह लो, एप्सिलॉन कह लो, एक होता है यहाँ पर बॉर्डर पॉइंट, एक होता है मिनिमम पॉइंट। इसको लिखो ना लिखो वैसे, या फिर एक आता है आपका आउटलायर्स, और एक को लिख देता हूँ यार लो, पांचवा भी होता है आपका यहाँ पर मिनिमम पॉइंट्स। बेसिकली 4 होते हैं, पर ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए कैसे कैसे काम करते हैं। ये 5 चीजें यहाँ पर जो आपके यूज केस में आएगी। अच्छा, अभी
अगर मैं तुमसे पूछूं कि के मीन्स में, कि के मीन्स में और हायरार्किकल क्लस्टरिंग में कौन सी बेटर है? अब मेरे पास एक डेटा है, एक मेरे पास डेटा होता है लार्ज, एक होता है स्मॉल। तो स्मॉल के लिए कौन सी बेटर है और लार्ज के लिए? सिंपल सोचो, अगर डेटा बड़ा होगा तो हर एक क्लस्टर बनेगा, हर एक पॉइंट। समझ आ रहा है ना? तो स्मॉल डेटा के लिए हम यूज करते हैं हायरार्की। समझ आ रहा है? और लार्ज के लिए हमेशा के मीन्स। ज्यादा बेटर तो के मीन्स ही है, हमें पता है। तो के मीन्स ज्यादा पूछा जाता है, बस उनकी अप्रोच होती है, एग्लोमेरेटिव क्या होता है, डिविजिव क्या होता है, डेंडोग्राम्स क्या होते हैं, कैसे हमारी अप्रोच आती है, कितने हम क्लस्टर्स बनाते हैं, वो चीजें हमें बताता है बस वो। ठीक है, के मीन्स हाई लेवल का काम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं डीबी स्कैन, डेंसिटी पॉइंट, कोर पॉइंट। यहाँ पता क्या होता है, यहाँ एक कंसेप्ट चलता है, ये सर्कल वाला। एक ये है, ये क्या होती है, रेडियस। ये बेसिकली क्या है, मेरे पास यहाँ पर रेडियस है, इसको हम एप्सिलॉन भी कहते हैं यहाँ पर, ई। ठीक है, ये भी कहते हैं इसको। आप पूछोगे सर यहाँ क्या चीज? अब यहाँ कंसेप्ट होता है, अगर मैं बोल दूं मेरे पास मिनिमम पॉइंट्स, मेरे पास मिनिमम पॉइंट्स मैंने बोल दिया 4 है। ओके, मैंने मान लिया। अब इसके अंदर मेरे पास कुछ तो पॉइंट होंगे ना, इस एरिया में कुछ तो समझो मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4। अब ये जो है, ये आपका पॉइंट काउंटिंग में आता है, ध्यान रखना हमेशा। अब क्या क्या होता है यहाँ पर, अब ये कोर पॉइंट है या फिर ये क्या है? अब ये कोर पॉइंट कैसे पता चला मुझे? एक कंसेप्ट होता है, अगर मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करता हूं, कितना पॉइंट है इसके अंदर फिलहाल, 1 2 3 4, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके? मिनिमम पॉइंट्स के। दूसरे ने क्या है, फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स स्मॉलर देन है किसके? मिनिमम पॉइंट्स के। अब दो सिनेरियो है यहाँ पर, एक कंसेप्ट यह है, एक कंसेप्ट यह है। क्या बोलूंगा मैं उनको? ये बनेगा मेरा हमेशा कोर पॉइंट। क्या बनेगा मेरा ये हमेशा? कोर पॉइंट। और कम है तो क्या बनेगा? ना ना ना, कुछ तो बनेगा, लिखवा है। इसको हम कहते हैं फिर बॉर्डर पॉइंट। समझ आया ना चीजें? अब यहां देखो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, मिनिमम पॉइंट कितने, 4, तो 4 के बराबर भी है ना। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया मेरा कोर पॉइंट। अगर ये कम होते यहाँ पर तो हम इसको बोलते हैं बॉर्डर पॉइंट। समझ आया? ये क्या आपकी यहाँ रेडियस है, 2 3 4 5 6, कुछ तो उसकी डिस्टेंस होगी ना, रेडियस है। तो आपने क्या जाना, कोर पॉइंट जाना, आपने जाना मिनिमम पॉइंट, आपने जाना रेडियस, आपने जाना बॉर्डर पॉइंट। लेकिन सर आउटलायर क्या होता है? औकात के बाहर की चीज। चलो तो कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ उसके लिए, बहुत अच्छी तुम्हें। अब तुम्हारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे यहीं से, एक जगह से। हाँ हाँ, बहुत जगह बनते हैं, दिखाता हूँ ना, तुम्हें भी दिखाऊंगा, रुक जाओ बस। चलो ये लेते हैं, पहले सिंपल था एग्जांपल। सिंपल नहीं, नीचे था एक और। हाँ, वापस थे हम यहाँ पर, ये रहा, ये ज्यादा बेटर है। दिख रही है सबको पिक्चर ये? अब ये पिक्चर मुझे क्या बोल रही है, इसकी बात करते हैं। ये है मेरे पास, मैंने पॉइंट कितने लिखे हैं, 5। तो मैंने हर एक पॉइंट पे कुछ तो वैल्यू हो रही है, सेंटर पॉइंट होगा। अब यहाँ से एक एप्सिलॉन मतलब रेडियस खींची हमने। अब पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये जो रेड सर्कल है, इसको देखो, ये लिखा है कोर पॉइंट। अब इसकी बात कर रहे हैं, इसका भी एक सेंटर पॉइंट है ये वाला।
सेंटर पॉइंट है ये वाला, ये ब्लू वाला सर्कल है, इसके अंदर कितने पॉइंट है, 1 2 3। तो अब जो सेंटर पॉइंट है इसको हम बोलेंगे बॉर्डर पॉइंट, वो लिखा है ना मैंने आपका। यहां पर देखो इस सर्कल में सिर्फ एक ही पॉइंट है, मतलब ये आउटलायर है। इस सर्कल में अगर ये क्या होता है, यहां पर समझो ये ऐसे हो जाता, ऐसे, तब भी आउटलायर होता है। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें एक चीज दिखाओ क्लेरिफाई करके बहुत। अब बोलो सर हमें यहाँ कैसे पता चला दो पॉइंट को तुमने आउटलायर क्यों बोले, बस यही एक मिनट रुकना, समझा दो तुम्हें बहुत डीप है। अरे मैंने कट कर दिया उसको, डीबी स्कैन, डीबी स्कैन, डीबी स्कैन का कुछ बड़ा एग्जांपल लेते हैं। अ, 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 ये ले लेता हूँ, ये लो, बेटर है, काफी सारे हैं ना इसमें। ये ले लो या ये ले लो, अरे लो ये बेटर है, कलरफुल है तुम लोगों के लिए, कोई भी उठा लो यहाँ से। क्या लिखा है यहाँ पर, मिनिमम पॉइंट 4। तो सर्कल समझो मैंने ये उठाया पहला, यहाँ तो इसके अंदर एक दो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट। ये जो सर्कल है, अब ये सर्कल बन रहा है कि देखो 1 2 3 4, सही है, डन। ये सर्कल है तो इसमें भी 4 पॉइंट आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं इसमें तो बल्कि। इसकी बात करता हूँ यहाँ कितना आ रहे हैं, 4। इसकी बात करता हूँ इस वाले सर्कल की, कितना आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। मतलब जो रेड वाले हैं वो सारे क्या है, मेरे कोर पॉइंट है। चेक कर लो, यहाँ पर ये दिखा है पूरा पूरा। अब एक लिखा है यहाँ पर नॉइस पॉइंट लिखा है। अब बॉर्डर पॉइंट कितने हैं, 1 2, दोनों बॉर्डर पॉइंट है 1 2, क्योंकि उससे कम है। अब ये पॉइंट क्या है, सिंगल है, किसी में आ रहा है और कहीं पर नहीं, तो उसको हम बोलेंगे नॉइस आउटलायर। आप इसको नॉइस भी कहते हो, आप इसको आउटलायर भी कहते हो। अब ये किसी भी सर्कल में आ रहा है, नहीं किसी भी ग्रुप में आ रहा है, ये सिंपल बात करूं नहीं, तो भाई ये डेटा से आउटलायर है। अब यहां बेनिफिट क्या होता है, आपको ध्यान देना है चीज पर। डीबी स्कैन ने क्या बताया हम लोगों को, एक चीज बताया सबसे अच्छी, कि भैया ये रहा, कि अगर आपके पास आउटलायर्स है तो मैं उनको अलग कर देता हूं। अब ध्यान देना यहाँ पर, के मींस क्लस्टरिंग में और डीबी स्कैन में, ये लो हाँ। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, अगर मैं तुम्हें यहां दिखाऊं इस सिनेरियो में, के मींस वगैरह में, के मींस की बात करता हूं मैं, मैंने ये बनाया, ये तो बनेगा, समझो डेटा पॉइंट मेरे कुछ ऐसे है, ऐसे बन रहे, और समझो मेरे कुछ डेटा पॉइंट यहाँ आ गए ऐसे, कि ये ब्लू है, ग्रीन वाले समझो ऐसे 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 ऐसे, ये तो होता कहीं ऐसे ऐसे करके। अब कुछ डेटा पॉइंट मेरे समझो यहाँ आ गए, मान के चलो यहाँ आ गए, कहीं तो होंगे इधर उधर, 1 2 3 4 पॉइंट कुछ तो होंगे। अब क्लस्टर्स जो हमें दिख रहे हो यही बन रहे हैं दो, ये घूम फिर के ये ऐसे आ सकता है शायद, ये घूम फिर के ऐसे आ सकता है शायद, बनेंगे तो दो ही ना। अब अगर इनके चक्कर में वो घूमने जाएगा तो कितना वाट लगेगी उसकी, शायद इसको यहाँ घूमना पड़ेगा ऐसे में भी, मान के चलो, या फिर कुछ ऐसे घूमना पड़ेगा में भी, सिर्फ 2 पॉइंट के चक्कर में उसकी वाट लग गई सारे क्लस्टर की। दिक्कत हो रही है, आउटलायर्स है, दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। लेकिन जब मैंने बात की डीबी स्कैन की, डेंसिटी बेस्ड, अब यहां पर शायद में भी जो एक्चुअल में यहां इसमें आने वाला था, अभी जो इसमें ऐसा आता, यहां पर ऐसे आ सकता था ना चांसेस थे आने के, लेकिन इसकी वजह से क्या, वो उधर भाग रहा है, इधर नहीं आया। ये तो है ना कि एक्चुअल में ये जो डेटा पॉइंट नजदीक थे इसके, वो इसमें ना आके उसकी तरफ के चक्कर में उधर को भागा ना, ये तो करेगा। अब डिस्टेंस इधर जा रहा है, वो मूव कर रहा है इधर, तो इधर के डेटा पॉइंट जो नजदीक थे वो उसमें नहीं आ पाए, और यहाँ जो इसके नजदीक शायद ये होते इधर वाले, वो उसकी बजाय वो यहाँ आ गए। अब मतलब अब मेरा प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। ये तो हुआ है जो शायद एक तरफ थे, जो एक तरह के थे, वो एक जगह नहीं आ पाए। अब ध्यान देना वापस यहाँ पर, डीप स्कैनर के मींस में कलर चेक करो मुझे, सारे ऑरेंज एक तरफ, सारे ब्लू एक तरफ, इसने क्या किया, आधे ऑरेंज आधे ब्लू। लेकिन अभी भी मिसक्लासिफाइड, देखो यहाँ ब्लू भी है इसमें और ऑरेंज भी है,
ऑरेंज ब्लू, यहाँ ब्लू भी है ऑरेंज भी है, क्योंकि ये तो एरिया इतना दिखाएगा ना हमें, इतना इतना एरिया एक क्लस्टर बनेगा, इतना एक क्लस्टर। उसने क्या किया, उसने अलग अलग ही कर दी पूरी कैटेगरी। ये डेटा था ना, दिख रहा डेटा। उसने क्या किया, ब्लू एक तरफ, ब्लू ऑरेंज ईयर। अब इसने पूरा इतनी तरह से स्पेसिफाई किया है, ये आउटलायर्स को अलग छोड़ देता है। यहाँ चेक करो, ऑरेंज, ये ऑरेंज अलग 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 आ गए, और ब्लू एक एक जगह आ रहा है। इसमें देखो ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू, इस तरह चीज दिखा रहा है मुझे। यहाँ भी दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है। इसने सिर्फ पर्टिकुलर एक पॉइंट को उठाया, ब्लू ब्लू को अलग किया, यहां से ग्रीन अलग, ऑरेंज अलग, ये अलग। अब अगर आपसे कोई पूछे हमेशा कि डीबी स्कैन बेटर है या फिर आपका के मींस, तो बोलना डीबी स्कैन बेटर है, क्योंकि वो डेंसिटी के बेस पर काम कर रहा है, वो आउटलायर्स को अलग कर पाता है बहुत अच्छे से। डीबी स्कैन बेस्ट है, लेकिन हम के मींस यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि हम आउटलायर्स को पहले ट्रीट कर चुके होते हैं। समझ आया? तो डेंसिटी बेस ज्यादा बड़े हम यूज नहीं करते, बहुत बड़ी चीज नहीं है वो, बहुत ज्यादा चीजें काम करता है। अगर मैं आपको यहाँ लिख के पूछूं, मैं इससे पूछ लेता हूँ सिंपल, ये लो, कि लाइक विच इज द बेस्ट क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, क्या आ रहा है? आया ना के मींस, डीबी स्कैन कभी नहीं आएगा। द बेस्ट क्लस्टरिंग एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक डेटा, डेटा पता डिफाइन करता है। But K-means is generally considered the most popular and widely used choice due to this simplicity and efficiency, especially for large data set. अब डीबी स्कैन में क्या कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पर वापस, क्या कर रहा है, ये तो काम कर रहा है एट द एंड। ये कब तक करेगा, कब तक करेगा वो ये काम? डेटा छोटा मोटा होगा उसके लिए पॉसिबल है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वाट लग गई हमारे मॉडल की। तो हम कौन सा बनाएंगे अब, सिंपल के मींस बनाएंगे। लिखा है ड्यू टू सिंपलिसिटी विद रिलेटिवली स्फेरिकल क्लस्टर्स, हाउएवर फॉर नॉन लीनियर क्लस्टर्स और डेटा विद वेरिंग डेंसिटीज, एल्गोरिथम्स लाइक डीपी स्कैन और गॉसियन मिक्सचर। क्या लिखा है यहाँ पर, अगर डेटा मेरा क्या नॉन लीनियर है, ये चीज याद रखना हमेशा, ये अगर मैं यूज कर रहा हूँ विद रिलेटिवली स्फेरिकल क्लस्टर्स, यहाँ पर क्या बनेगा, हमेशा क्लस्टर्स स्फेयर फॉर्म में बनेंगे, गोल मतलब समझ लो के मींस में। यहाँ डेटा मेरा क्या है नॉन लीनियर है, आपको यहाँ दिखाया गया पिक्चर के अंदर डेटा क्या था, नॉन लीनियर, इधर उधर था ना कहीं। जैसे मेरा डेटा क्या नॉन लीनियर हुआ, तो मैंने यहाँ पर यूज किया डीबी स्कैन। समझ आया? ये पॉइंट कोई पूछ सकता है आपसे कि अगर मेरा डेटा क्या नॉन लीनियर है, तो मैं क्या यूज करूँ, सिंपल डीबी स्कैन सर। सबसे बेस्ट कौन सा है, के मींस। इसीलिए आपसे सब इंटरव्यू में मैंने क्या बोला, के मींस पूछते हैं, पूछ सकते हैं। एप्सिलॉन क्या होता है, सिंपल रेडियस। कोर पॉइंट और बोटा पॉइंट डिफरेंस क्या है, सिंपल बोलना मिनिमम पॉइंट के इक्वल है और ग्रेटर है तो कोर पॉइंट, मिनिमम पॉइंट से कम है तो हमेशा वो मेरा होगा बॉर्डर पॉइंट। समझ में आ रहा है सभी को? और यहाँ पर आउटलायर्स, ये उनको अलग कर देता है नॉन लीनियर डेटा, क्योंकि डेटा अगर नॉन लीनियर है तो मुझे पता है आउटलायर्स तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, तो उनको अलग कर देगा, बाकी सबको एक साथ ले आएगा। ये देखो इनको अलग अलग कर दिया ना इसने, ये सब एक साथ ले आया। इस तरह से हमारा काम करता है डेंसिटी बेस्ड स्कैन। हाँ ये तो है, डेटा छोटा मोटा है, डीबी स्कैन लगा दो, उससे भी काम चल जाएगा। मुझे करना नहीं, उसको लीनियर नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये देखो अब, ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग, ये आउटलायर्स तो है, उसने कहीं किसी उसमें कंसिडर किया इनको, नहीं। ये सब एक में रखना, उसने रेड, ये ब्लू, ये ग्रीन, इनको हटा दिया, कहता नहीं ये आउटलायर हटाओ, कुछ यूज नहीं है इनका। लेकिन केमिस होता है उनको कंसिडर करता वो। समझ आया ना अभी? कहीं तो करता ना शायद, इसमें 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 कहीं तो करता कंसिडर, लेकिन करता जरूर उनको। इसीलिए डीबी स्कैन बेस्ट है अगर डेटा मेरे पास क्या नॉन लीनियर है, डेटा छोटा है, और हमें एट मोस्ट पता है हम आउटलायर को ट्रीट कर ही देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो डीबी स्कैन शेल क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग ऑफ सेल्स, इस तरह हमारा काम होता है। चीजें क्लियर है सबको, कोई डाउट? ये देखो नॉइस डेटा हमारे पास, हर एक चीज हमारे पास सब कुछ गिवन है, ठीक है। ये रहे इसके एग्जांपल्स, ये रहे एग्जांपल, ये रहे एग्जांपल्स, ये रहे एग्जांपल, जितना चाहो उतना देख सकते हो आप, ठीक है। ये आपके तीन चीजें करा दी मैंने आपकी, डीबी स्कैन करा दिया आज मैंने आपको, क्लस्टरिंग करा दी, फिर के मींस करा दी, और मैंने आपको करा दी हार्डवेयर का क्लस्टरिंग।
अभी कोई डाउट हो तो पूछो इन तीनों में, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी चीजें कल कर लेंगे। थोड़ी चीजें रह गई इसमें भी, पीसीएलडी रह गया थोड़ा सा, वो कल खत्म करके फिर हम आगे बढ़ेंगे एआई की तरफ। एआई की तरफ रीइंफोर्समेंट यहाँ नहीं कराऊंगा, वहां रीइंफोर्समेंट डीप लर्निंग में करा दूंगा थोड़ा सा तुम्हें। रीइंफोर्समेंट कुछ है तो है नहीं वैसे। क्या चीज? हाँ वो तुम्हें बता दूं, इस वीक में करा लेंगे, चलो इसको कोर्स वगैरह जो है वो भी इस वीक में ले लेंगे पूरे के पूरे। फिर हम पूरा, हमें 203 का पूरा 2 घंटे हो जाएंगे, बस एआई पढ़ लिया करेंगे एक्सप्लेन करके अच्छे से डीपली पूरी। हम्म। हाँ ये तो मैं 203 को याद तो रहा ही नहीं 3 वाले बैच में, तो 203 यही पढ़ा रहा हूँ अभी। एमएल खत्म कर दूंगा इसको आजकल में, फिर एआई पढ़े 203, 204 पूरा लगभग लगभग 2 घंटे हो जाएंगे हमारे पास। कल को इसकी कोड वोड देख लेंगे, कहते कैसे कोड होते हैं मोटे मोटे, समझा दूंगा तुम्हें। कल, कल या परसों तक खत्म कर दूंगा इसको, तुम्हारा मशीन लर्निंग को। तो वो तुम्हें दूंगा ना मैं। समझ आया? कहाँ गए वो इतने दिनों से? अटेंडेंस दे लेता हूँ। हम्म। क्या हो गया? अरे समीक्षा, आपकी अटेंडेंस क्या है, वो क्या है आपकी, क्या कहते हैं, डुगेट आईडी? सर 18142। 1 मिनट रुकना, भी बताना मुझे। ऋतिक नहीं है ना 2 वाले में? और ये लो 3 वाले की भी डाल देता हूँ। मनीष है और नोमिश के डाल देता हूँ। नोमिश अपनी आईडी बताओ। नोमिश नोमिश 17953। चलो ठीक है, तो बाकी चीजें रह गई, उनको हम कल करते हैं। थोड़ा बहुत ये कल खत्म कर लेंगे, शायद कल कोड भी शुरू कर दूं मैं, तो आपका अनसुपरवाइज भी कल परसों परसों तक तो खत्म हो जाएगा। फिर हम एआई पढ़ेंगे पूरा प्रॉपर पूरे बैच में। ओके समीक्षा, ठीक है, पढ़ रही हो कुछ? हाँ सर। ठीक है।